ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुग्रोन। आज का आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 9, बायोलॉजी क्लास 11। आज अपन देखने वाले हैं कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, कार्बन के सोर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, एंजाइम के बारे में अच्छे से जानेंगे और भी बहुत कुछ जानना है अपन को इस चैप्टर में। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये लेक्चर आपका क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल आएगा उससे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बता दूं कि बायोमोलिक्यूल से आपको नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, आज अगर आपने बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ लिया क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th में अगर आपने बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ लिया तो क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी और वहां पर आपको बायोमोलिक्यूल फिर से देखने को मिलेगा और आपको काफी ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। मतलब आपको पहले से ही याद रहेगा बहुत सारा कि एंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, अमाइनो एसिड क्या होते हैं। तो आज इस लेक्चर में अपन बायोमोलिक्यूल को काफी अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन सीरीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। आप सारे लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम गुप्ता। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में क्या खास बात है कि आज के इस लेक्चर में आपको एनसीईआरटी के सारे डायग्राम लगभग लगभग मैंने कवर किए हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि हाँ ये पढ़ाना जरूरी है, और साथ में एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स में लेकर आया। तो देखो, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो होते क्या है बायोमोलिक्यूल्स? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। जितने भी कार्बन कंपाउंड है जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो आज के बाद अभी आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, तो आप बोलना जितने भी कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिले उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। क्लियर है? तो मैं इसको क्लियर करके आगे चलता हूँ। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन अपन को क्लियर है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है जो भी हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं वो होते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। तो मोलिक्यूल विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन। देखो, जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डेल्टन से कम हो उसे हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। ऐसे मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डेल्टन से कम हो उन्हें हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल अपन को क्लियर है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू से मिले वो हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल हमें क्लियर है कि मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट 1000 से कम हो, डेल्टन में बात कर रहा हूँ मैं यूनिट। ठीक है, उसे हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। अब देखो अमाइनो एसिड। सबसे पहली बात तो अमाइनो एसिड देखने से पहले देखो प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की अगर मैं लंबी चेन बनाऊं, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन की डेफिनेशन याद रखना, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की अगर मैं लंबी चेन बनाऊं, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड अगर मैं बोलूं तो उसे हम बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड। चलो, ये बात हमें क्लियर है कि प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, अमाइनो एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास एक अमाइनो ग्रुप हो। क्या हो? अमाइनो ग्रुप। एंड वन कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है सर, आपने बोला ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास एक तो अमाइनो ग्रुप हो, एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ठीक है, एंड बोथ दिस ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन है। ठीक है, ये CHO लगा दिया मैंने यहाँ पे, एल्डिहाइड है, और ये कार्बन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच वाला कार्बन, फर्स्ट जो कार्बन अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जो सेकंड होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला, जहां पे फंक्शनल ग्रुप दिख जाए उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये CHO।
तो सर आपने बोला फंक्शनल ग्रुप के पास ये वाला अल्फा कार्बन और इस पे अटैच हाइड्रोजन क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो अमाइनो एसिड में क्या बोलना चाह रहा है कि एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एक अमाइनो ग्रुप हो, और दोनों क्या हो, अल्फा कार्बन से अटैच हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ही फंक्शनल ग्रुप, और इसके पास वाला जो ये कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन किससे अटैच होना चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो ये जो अल्फा कार्बन है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच है, एक अमाइनो ग्रुप से अटैच है, तो इसी को हम कहेंगे अमाइनो एसिड। ये क्या है, ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्फा कार्बन से क्या अटैच है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड। ठीक है। तो अमाइनो एसिड आर नथिंग, देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप, बिल्कुल एक अमाइनो ग्रुप है, ये रहा। ठीक है, ये रहा। और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अल्फा कार्बन से अटैच है, ये रहा अल्फा कार्बन से अटैच है। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमें बायोमोलिक्यूल क्लियर हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल क्लियर हो गया, अमाइनो एसिड क्लियर हो गया, प्रोटीन हमें क्लियर हो गया। प्रोटीन क्या होता है, लंबी चेन अमाइनो एसिड की, जैसे अमाइनो एसिड फिर साथ में अमाइनो एसिड, ऐसा करते हुए अगर लंबी चेन बन जाए अमाइनो एसिड की, जैसे अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड करके लॉन्ग चेन बन जाए अमाइनो एसिड की, तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड क्या है, अल्फा कार्बन पे एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एक अमाइनो ग्रुप हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड। माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम हो, ऐसे मोलिक्यूल उन्हें हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या होता है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, उसे हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको क्लियर करता हूं मैं, वेट ए सेकेंड। अब देखो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हमें पता है। ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो एसिड कैन बी, हमने क्लासिफाई किए हैं कि कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमाइनो एसिड में, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है अमाइनो एसिड को। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, एक होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तीन तरह के अमाइनो एसिड, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, बोलो मेरे साथ, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। ठीक है। तो एक तो एसिडिक होगा, एक बेसिक होगा, एक न्यूट्रल होगा, सीधी सी बात है। तो देखो एसिडिक का एग्जांपल क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे तो पीछे एसिड भी लिखा हुआ है, तो नाम से पता लग रहा है ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है। बेसिक का एग्जांपल क्या हुआ, लाइसिन। क्या एग्जांपल हुआ, लाइसिन। बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल क्या हुआ, लाइसिन। और न्यूट्रल वाले का एग्जांपल क्या हुआ, वेलाइन। ठीक है, वेलाइन बोल लो, वेलिन बोल लो। तो ये बात क्लियर है आपको। बायोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, अमाइनो एसिड तीन तरह के, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। एसिडिक का एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल लाइसिन, न्यूट्रल का एग्जांपल वेलाइन। अब देखो इधर यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कंपोनेंट की और फॉर्मूला की, तो ये तो बड़े इजी है। जैसे इधर कंपोनेंट, इधर फॉर्मूला, जैसे सोडियम का Na प्लस, पोटेशियम का K प्लस, कैल्शियम का Ca प्लस प्लस, Mg का Mg प्लस 2, या बोल लो Mg प्लस प्लस, एक ही बात है। वाटर H2O, कुछ कंपाउंड होंगे तो जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। तो ये सब तो अब आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है आपकी स्लाइड 1, क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है, बड़ा बेसिक सा है। चलो अब देखेंगे अपन लिपिड के बारे में, तो थोड़ी बहुत तारीफ देखने वाले हैं लिपिड की। चलो चलते हैं लिपिड के पास, इससे करते हैं अपन हाय हेलो। तो मैंने पूछा लिपिड से, भाई क्या हालचाल तेरे, तो बोले मैं भैया वाटर इनसोल्यूबल हूँ। अच्छा, okay। जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखता है। तो लिपिड क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिपिड, जिसके पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये लिपिड जो होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, फैट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड फैटी एसिड। और जब यहाँ पर फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड। ठीक है। जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपको फैटी एसिड की चेन पढ़नी पड़ेगी, फैटी एसिड का सिंथेसिस, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो अभी इतना याद रखो, फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक है, फैटी एसिड। तो अपन लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं, लिपिड के बारे में। और लिपिड के बारे में हमने क्या देखा कि ये जो बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। और क्या देखा कि यहाँ पर जो है लिपिड जो होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है, मतलब पानी में सोल्यूबल नहीं हो। ठीक है। अब देखो फैटी एसिड कुछ सैचुरेटेड भी होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड भी होते हैं। ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या है, विथ सिंगल बॉन्ड। देखो सीधी सी बात है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये तो हो गया सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह से अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है,
तो ये हो गया अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। क्लियर है। तो लिपिड के बारे में हमने देखा, वाटर इनसॉल्युबल होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, दो तरह से, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड के बीच में हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और एग्जांपल देख लेते हैं इनके, एक बार मैं स्लाइड क्लियर कर देता हूँ। अब एग्जांपल देखो आप, इधर सैचुरेटेड में दे रखा है आपको पामेटिक एसिड, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड, और अनसैचुरेटेड में आपको दे रखा है ओलियक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। ये बात ध्यान रखना, पामेटिक जो है सैचुरेटेड का एग्जांपल है और पूछा भी गया है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पामेटिक एसिड जो है कितने कार्बन का होता है। तो ध्यान रखना, जो पामेटिक एसिड होता है आपका ये 16 कार्बन का होता है, ठीक है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। अब बात करें ग्लिसरॉल की, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लिसरॉल की। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, ए सिंपल लिपिड इन ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल क्या है, एक लिपिड ही है, एक सिंपल लिपिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिपिड की अगर मैं बात करूँ ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल है क्या, एक सिंपल लिपिड है जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। अब ट्राईहाइड्रोक्सी मतलब तीन तो OH ग्रुप होंगे, ट्राई मतलब तीन, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, और प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, यही सब होना है। चलो देखते हैं। तो सर आपने बोला ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक OH, दो OH, तीन OH, सीधी सी बात है, लाइन से आ गया, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है। देखो यहाँ पे 4 रखी हुई है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, दो तो इसके पास रही, एक ये बॉन्ड रहा, एक ये रहा, 4 कार्बन की हो गई वैलेंसी। अब इस कार्बन की देखो, एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, दो, एक बॉन्ड ये रहा, तीन, और एक बॉन्ड ये रहा, 4। तो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पे दे रखा है CH2OH, CHOH और फिर CH2OH, CH2OH, CHOH और CH2OH, एक स्ट्रक्चर हो गई ग्लिसरॉल की। और ग्लिसरॉल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल लिपिड है जो कि हम कहते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब देखो, सम लिपिड हैव फैटी एसिड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। कुछ लिपिड के पास फैटी एसिड होता है जो कि एस्टरिफाइड करते हैं, हम एस्टरिफिकेशन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ। अभी ये लाइन आपको इतनी क्लियर नहीं होगी कि हम एस्टरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, आगे हम जब देखेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, देखो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल में एवरेज कंपोजिशन की बात कर रही है, तो कंपोनेंट इधर दे रखी है और परसेंटेज कितना है सेलुलर मास का वो इधर दे रखा है। जैसे हमारे सेल की बात करूँ तो वाटर जो है 70 to 90%, प्रोटीन जो है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 और आयन जो है 1। अब ये परसेंटेज वैसे कभी पूछते तो है नहीं, पर मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस तरह से दे दिया कि इधर आपको दे दिया कंपोनेंट, ठीक है, सब दे दिया, वाटर दे दिया, प्रोटीन दे दिया, और इधर आपको दे दिया परसेंटेज, और आपसे बोला मेंस द फॉलोइंग, तो फिर आपको परसेंटेज याद रहनी चाहिए। तो आपको किस किस की याद रखनी है, आपको प्रोटीन की याद रखनी है, वाटर की तो आपको ऐसे याद रह जाएगी कि सबसे ज्यादा वाटर की है, ठीक है, और आयन की आपको ऐसे याद रह जाएगी कि सबसे कम आयन की है, ठीक है, आयन का 1, वाटर का 70 से 90। प्रोटीन का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्लाइड क्लियर है, तो आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है, लिपिड के बारे में बताया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताया, ग्लिसरॉल के बारे में बताया, और ये टेबल देखिए। चलो अब देखो, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड। अब लिपिड जो होते हैं कैसे भी हो सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है। तो मोनो का मतलब क्या हो गया, मोनो का मतलब हो गया एक सिंगल, ठीक है, चलते हैं मार्कर वहां लेके चलते अपन। मोनो का मतलब हो गया एक सिंगल, डाई का मतलब दो, और ट्राई का मतलब तीन। तो देखो यहाँ पे CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1, ठीक है, ये 1 है मतलब एक कार्बन की बात चल रही है। अब मैं यहाँ देखूं CH2O, C डबल बॉन्ड O, R2, तो ये किसकी बात हो गई, डाइग्लिसराइड्स की हो गई। अब मैं वापस देखूं CH2O, R3, तो अभी ट्राइग्लिसराइड्स की बात हो गई। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, इसको क्लियर करता हूं मैं। अब देखो, फोस्फोलिपिड के बारे में हम देखेंगे। फोस्फोलिपिड क्या होते हैं यार, कंपाउंड लिपिड विथ फोस्फोरस एंड फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
फोस्फोलिपिड कुछ भी नहीं है, कंपाउंड लिपिड है विथ फोस्फोरस एंड फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एग्जांपल पूछे कोई फोस्फोलिपिड का तो आपको बोलना है लेसिथिन। ठीक है, तो ये सब हमने लिपिड में देखा। लिपिड में हमने क्या क्या देखा कि वाटर इनसोल्यूबल होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखता है, और ये दो तरह से फैटी और अनसेचुरेटेड, मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, या फैटी एसिड बोल लो आप, दो तरह से सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में हमने देखा डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमने देखा पार्मेटिक एसिड जो कि 16 कार्बन का है, जो कि सेचुरेटेड का एग्जांपल है। फिर हमने देखा ग्लिसरॉल जिसमें ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 लाइस है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और मेथेट प्रोप है। फिर हमने टेबल देखी लिपिड में। फिर हमने देखा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। फिर हमने देखा फोस्फोलिपिड जिसका एग्जांपल है लेसिथिन। चलो आगे चलते हैं, इसको क्लियर करता हूं मैं, और आगे जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब ये जो है नाइट्रोजन बेसिस, ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। देखो क्लियर एंड चलते हैं। कार्बन कंपाउंड विथ हाई या फिर बोल लो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। कार्बन कंपाउंड जिनके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो, हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक तो है और हेटेरो है, मतलब डिफरेंट वाली है, ठीक है, सेम नहीं, होमो नहीं, हेटेरो है। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो कार्बन कंपाउंड के पास, उन्हें हम कहेंगे नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस के बारे में क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देखो। तो देखो नाइट्रोजन बेसिस को आप किस तरह से याद करोगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है, तो ये दो तरीके से हैं, एक तो हो गया प्यूरिन, एक हो गया पायमिडीन, पायमिडीन, ठीक है। तो एक तो हो गया प्यूरिन, एक हो गया पायमिडीन। अब प्यूरिन में क्या करना है, ऐसे याद रखना, आग लगानी है, ए और जी, आग पूरी लगानी है। प्यूरिन होता है ये PURINE। तो आपको ऐसे याद रखना है, देखो यहाँ पे देखो, पूरी PURI, ठीक है, क्या लगानी है, ए और जी, आग जो है पूरी लगानी है, इस तरह से आपको याद रखना है। आग का मतलब यहाँ पे हो गया एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। अगर मैं बात करूं पायमिडीन की, तो ऐसे याद रखना कि पायमिडीन को कट करना है, कट करना है मतलब CU और T, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, आग जो है पूरी लगानी है, पायमिडीन को कट करना है, ठीक है। मतलब प्यूरिन में आ गया एडेनिन और ग्वानिन, और पायमिडीन में आ गया साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ठीक है। इसको करते हैं क्लियर, इसको करते हैं क्लियर। चलो, तो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन बेस में दो तरीके से, प्यूरिन और पायमिडीन। प्यूरिन में हमने देखा एडेनिन और ग्वानिन, मतलब आग जो है पूरी लगानी है, और पायमिडीन में हमने देखा साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, मतलब पायमिडीन को हमें क्या करना है, CUT, कट करना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो DNA होता है आपका, जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है इस तरह से, ठीक है। तो इस डीएनए में जो बेस पेयर मिलते हैं वो मिलते हैं ATGC, मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और जो आरएनए होता है आपका सिंगल, इसमें मिलता है आपको AUGC, मतलब एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में फर्क कहाँ आ रहा है, डीएनए और आरएनए में एक ही जगह फर्क आ रहा है। देखो कलर चेंज करके आता हूँ सबसे पहले, फिर आपको बताता हूँ और अच्छे से। जो डीएनए और आरएनए है उसमें फर्क एक ही जगह आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो थाइमिन है वो डीएनए में मिल रहा है, और जो यूरेसिल है वो आरएनए में मिल रहा है, ठीक है। ये जो यू है, ये यूरेसिल, ये आरएनए में मिल रहा है। तो यही फर्क है कि डीएनए में मिलता है थाइमिन और आरएनए में मिलता है यूरासिल, क्लियर है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर मैंने बात करी नाइट्रोजन बेसिस की, दो तरह से, प्यूरिन, पायमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, और पायमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की, और ये जो है काफी बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे देखते हैं अपन, देखो, अब एक तरफ है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और एक तरफ है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड, साइड मतलब एस आ रहा है, ऐसे याद रखना, एस आ रहा है, और मेरा नाम क्या है, एस से शुरू होता है, शुभम गुप्ता। तो एस आ रहा है तो मैं कम में मान जाऊंगा, कम में मान जाऊंगा इन द सेंस कि मैं बस और बस, यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन बेस, मार्कर का है, हाँ ये नाइट्रोजन बेस और शुगर में ही मैं मान जाऊंगा, ठीक है। पर ये जो टाइड वाला है इसको थोड़ा ज्यादा चाहिए, नाइट्रोजन बेस भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, और साथ में एक फोस्फेट ग्रुप भी इसको अलग से चाहिए, ठीक है।
तो मैं जो हूँ न्यूक्लियोसाइड हूँ, मतलब मैं नाइट्रोजन बेस और शुगर में मान जाऊंगा, और न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट भी हमें ऐड करना है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे पूछते हैं आपको, देखो मैं बता देता हूँ। आपको पूछा जाता है कि नाइट्रोजन बेस के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। फिर आपको पूछते हैं प्यूरिन में कौन कौन से बेस पेयर इंक्लूड होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। फिर आपको पूछते हैं कि पाइमिडीन में कौन कौन से बेस पेयर इंक्लूड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ठीक है। अब देखो, फिर अपन ने बात करी, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि प्यूरिन क्या होता है, पैमिडिन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो आप सभी जानते हो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और डीएनए और आरएनए के बाद पहले आपको मैंने बता ही दिया कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डीएनए वो होता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, इस तरह से, और आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए जो है स्ट्रॉन्ग होता है, आरएनए जो है वीक होता है। ये सब आपको डीएनए आरएनए में आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे क्लास 12th में तो अच्छे से पढ़ोगे वहां पे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल अच्छा होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब डीएनए की फुल फॉर्म है, सभी जानते हो, आपको बताने की जरूरत है नहीं मेरे को, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो इस स्लाइड में हमने कुछ नहीं देखा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हमने देखा सबसे पहले कि फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल लेसिथिन देखा, फिर नाइट्रोजन बेस देखा जिसमें हमने देखा प्यूरिन और पाइमिडिन। प्यूरिन में हमने देखा आग पूरी लगानी है, पाइमिडिन को कट करना है, CUT। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड देखा, फिर न्यूक्लियोटाइड देखा। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस और शुगर, पर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड की तो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक। न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो डीएनए, आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के, और आपको कौन से याद रखने में बता देता हूँ। देखो, आपको याद रखना है एक तो यूरेसिल का, ये पूछा जाता है, ठीक है, पाइमिडीन में आता है यूरेसिल। और एक आपको याद रखना है एडिनोसिन का, ये दो आपको याद रखना है, और चाहो तो फिर एडेनिन का याद रख लेना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको याद रखनी है, फिर इसको, और फिर इसको। आपके अगर बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसमें तो नहीं पूछेगा, क्लास 11 में जो पेपर वगैरह होंगे उसमें ये स्ट्रक्चर वगैरह, पर आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पे आपको पूछ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर दे दिया और पूछ लेंगे काई का है, ये स्ट्रक्चर दे दिया पूछ लेंगे काई का है, या एक तरफ स्ट्रक्चर दे दिया एक तरफ नाम दे दिया और बोलेंगे मिस मैच को मैच कर लो, ठीक है। फिर अपन को मैच करना है कि यार ये एडिनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है तो आपको याद करना है। सबसे पहले आपको मेन तो मैंने बता ही दिया, यूरेसिल का देखना है। वेट ए सेकंड, इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि आपको यूरेसिल का देखना है। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको एडिनोसिन देखना है, और अगर इंपोर्टेंस की बात करूँ तो एडेनिन भी इंपोर्टेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ध्यान से सुनना, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखो, बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल विथ मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डेल्टन। 10,000 डेल्टन भैया, 10,000 10,000 डेल्टन मॉलिक्यूलर वेट हो रहा, उसे हम कहेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल। और 1,000 से कम था ना वहां पे, तो वहां पे तो 1,000 की बात चल रही थी कि 1,000 से कम हो तो माइक्रो वाला हो गया, पर यहाँ पे 10,000, 1,000 नहीं 10,000 अगर मॉलिक्यूलर वेट हो डेल्टन में, तो मैं बोलूंगा बायो माइक्रो मोलिक्यूल। तो बायो माइक्रो मोलिक्यूल आर नथिंग, ऐसे मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डेल्टन हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे बायो माइक्रो मोलिक्यूल। क्लियर है? अब देखो, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल एज देयर मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टन। अब लिपिड जो है उसका मोलिकुलर वेट तो 800 डेल्टन ही है, ठीक है। तो फिर ये तो होना ही नहीं हमारा मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि 800 ही है, और ये तो हमने देखा था 1,000 से भी कम है, तो ये माइक्रो हुआ, ठीक है। तो ये था बायो मैक्रोमोलिक्यूल। आपको इतना सा याद रखना है इसमें कि ऐसे बायोमोलिक्यूल, या फिर आप बोल लो ऐसे मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डेल्टन हो या उससे ज्यादा हो, हम उसे बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। हम लिपिड को नहीं बोलेंगे क्योंकि लिपिड में सिर्फ 800 डेल्टन ही मोलिकुलर वेट होता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन, ठीक है, काफी अच्छे से देखेंगे क्योंकि प्रोटीन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो,
मैंने आपको प्रोटीन के लिए एक ही बात बोली थी कि अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की लंबी चेन बनती जाएगी तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन, इसे हम कहेंगे प्रोटीन, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, पहली लाइन देखो, आर पॉलीमर ऑफ, यहाँ ऑल आएगा, ऑल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये है अमाइनो एसिड, ठीक, फिर ये है बॉन्ड, फिर ये है अमाइनो एसिड, फिर ये आ गया बॉन्ड, फिर ये है अमाइनो एसिड। अब ये जो बॉन्ड है इसे हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोटीन क्या हुआ, प्रोटीन इज नथिंग, मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन क्या हुआ। ठीक है, इससे समझाता हूँ। देखो ये अमाइनो एसिड है, मान लो ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड, ऐसे करते हुए बहुत सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे लगे। ठीक है, अब बीच में जो ये मान लो ये बॉन्ड है, दो अमाइनो एसिड है, जैसे ये है और ये है, और बीच में ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, इसे हम बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है होल्ड टुगेदर बाय, होल्ड टुगेदर मतलब अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड जो है ये किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड से। तो दो अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपोलीमर होता है, जैसे होता है हेटेरोपोलीमर। ठीक, अब यहाँ पे देखो कुछ प्रोटीन दे रखे हैं, साथ में उनके फंक्शन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ प्रोटीन दे रखे हैं, इधर उधर उनके फंक्शन दे रखे हैं। देखो सबसे पहला है कोलाजन प्रोटीन, ये एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। दूसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है एंजाइम। तीसरा इंसुलिन, इंसुलिन आप सभी जानते हो, अगर बॉडी में, जैसे ये मान लो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, प्यारा सा तो है नहीं पर ठीक है जैसा भी है, इसकी एक आँख खराब भी है मान लो। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग है और इसकी बॉडी में जो है, इसकी बॉडी में, अपनी बॉडी में नहीं, इसकी बॉडी में ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा हो गया, ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन आके मैनेज करेगा, इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों आपस में एक दूसरे को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज की कंडीशन नहीं आ पाती, और कभी इंसुलिन अगर खराब हो जाए या इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है अपनी बॉडी में। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो काफी अच्छे से डायबिटीज पढ़ोगे। ठीक है, आप जब कॉलेज वगैरह में जाओगे तो डायबिटीज वन टाइप टू काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। पर ये आप अभी आपको इतना याद रखना है कि इंसुलिन एक हार्मोन है कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ज्यादा नहीं होने देता, कम नहीं होने देता। अब देखो अगला दे रखा है यहाँ पे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आप जब क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तो वहां पे आप एंटीबॉडी पढ़ोगे काफी अच्छे से, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट जो आते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन करे, जैसे मान लो ये इन्फेक्शियस एजेंट है और ये मेरी बॉडी में आ रहा है मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, पर मेरे पास क्या है, एंटीबॉडी उसके खिलाफ, और ये जो एंटीबॉडी है इससे लड़ेगी। ठीक है, अब देखो रिसेप्टर, और सभी जानते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये मेरी सेल है, ठीक है, और इस सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो कोई भी प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो हर मॉलिक्यूल का, हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है हमारी सेल पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है GLUT4, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये GLUT4 क्या होता है मैं बताता हूँ आपको ध्यान से, अब आराम से समझते हैं अपन, इसको क्लियर कर दो। अब देखो जैसे मान लो ये सेल है और इसके ऊपर लगा हुआ ये रिसेप्टर, इसका नाम है GLUT4। अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज को अंदर आने देगा, तो ग्लूकोज को अंदर आने देने के लिए एक रिसेप्टर होता है सेल पे जिसका नाम है GLUT। अब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने के काम करता है ग्लूकोज को। क्लियर है, चले आगे। प्रोटीन हमें क्लियर हो गया, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हमें क्लियर हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से ज्यादा हो या 1000 डेल्टन हो उसे हम कहेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे रखी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया पर क्वेश्चन बनता है ज्यादातर प्रोटीन से, तो इसको अच्छे से देखने वाले हैं हम। ठीक है, पहले मैं मेरा मार्कर ऑन कर लेता हूँ।
तो प्रोटीन को अच्छे से देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी, टर्शियरी देखेंगे और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अपन उसकी देखेंगे। मतलब एक तो हो गई प्राइमरी, और फिर लास्ट में हो गई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इधर एग्जांपल भी, डायग्राम भी दे रखे हैं। देखो ये प्राइमरी है, ठीक, फिर ये सेकेंडरी बने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट शीट, फिर टर्शियरी बने और फिर बन गए क्वाटरनरी। तो देखो जितना कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, ठीक है। देखो आप अगर डायग्राम आपको नहीं भी याद रहता तो मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। पहले प्राइमरी में सिंपल चेन थी, फिर सेकेंडरी में नाम से पता लग रहा दो बन गए, ठीक है, इस तरह से याद रख लो। टर्शियरी में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना, और क्वाटरनरी में तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो इस तरह से आपको याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक है। अब देखो प्राइमरी के बारे में क्या जानता हूं मैं, इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हम देख रहे हैं जो प्राइमरी है वो लीनियर है, इस तरह से ये लीनियर ही है, ये लाइन से ही है, ये देखो ये लाइन से ही है, लीनियर ही है। तो लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड या लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें अगर मैं बात करूं कि जैसे ये मान लो अमाइनो एसिड, जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, फिर जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, फिर उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, इस तरह से सीक्वेंस में। अब जो पहला अमाइनो एसिड है उसे हम कहेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल एंड लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल। तो ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल, और ये जो लास्ट अमाइनो एसिड हुआ इसको हम क्या बोलेंगे सीक्वेंस में, सी टर्मिनल। क्लियर है। तो प्राइमरी में कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन में, जिसमें पहले वाले को बोलेंगे हम एन टर्मिनल और लास्ट वाले अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे सी टर्मिनल। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगो फोल्डिंग और कोइलिंग। अब यहाँ पे जो ये लंबी चेन थी इसमें फोल्डिंग होगी या फिर इसकी कोइलिंग होगी। कोइलिंग मतलब ऐसे, कोइलिंग होगी या फिर इसकी फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग होगी या तो, या कोइलिंग होगी, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगो फोल्डिंग या कोइलिंग विच स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो जैसे मान लो, इधर बताता हूँ तुम्हें, कहाँ है मेरा मार्कर, ये ठीक है। अब जैसे ये मान लो फोल्डिंग हो गई, तो फोल्डिंग होने पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्टेबल होगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से ये स्टेबल होगी। तो फोल्डिंग में कोइलिंग जब होती है, या फोल्डिंग और कोइलिंग जब होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर स्टेबिलिटी आती है। देखो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया कि सीधी सी सीक्वेंस है, पहले वाले को एन टर्मिनल, लास्ट वाले को सी टर्मिनल। सेकेंडरी हमें क्लियर हो गया कि फोल्डिंग और कोइलिंग हो रही है हमारी चेन में, और जो कि स्टेबलाइज हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो फाइब्रस प्रोटीन इन हेयर और नेल्स, जो हमारे नेल्स में और हेयर में जो फाइब्रस प्रोटीन है ना, उसमें होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल। ये देखो होलो वुलन बॉल की तरह आपको दिख रही होगी, ये देखो ये होलो वुलन बॉल, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, खुद से ऊपर ही फोल्ड हो रही है, और क्या बना रही है, होलो वुलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, गिव्स ए 3 डायमेंशनल विवो प्रोटीन। अब टर्शरी स्ट्रक्चर है तो नाम से पता लग रहा है टर्शरी मतलब तीन, तो ये कैसी इमेज देगी, 3D इमेज देगी अपने को, 3 डायमेंशनल इमेज देगी प्रोटीन की। अब इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन अपने मसल की, ठीक है, वहां पे एक्टिन होता है, मायोसिन होता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलती है प्रोटीन की, मायोसिन प्रोटीन है। सेकेंडरी कहाँ पे मिलती है, हमारा फाइब्रस प्रोटीन हेयर में और नेल्स में, ठीक है। अब देखते हैं क्वॉटरनरी। क्वॉटरनरी में क्या होता है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वेट अ सेकंड। अब देखो क्वॉटरनरी, क्वॉटरनरी में क्या होता है कि टू और मोर पॉलीपेप्टाइड विद देयर फोल्डिंग एंड कोइलिंग आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे क्या था, पॉलीपेप्टाइड बन रहा था टर्शरी में। अब टर्शरी में जो पॉलीपेप्टाइड बना, यहाँ पर ये टर्शरी में जो पॉलीपेप्टाइड बना, अब ये पॉलीपेप्टाइड जो है एक से ज्यादा अगर बन गया, मतलब एक बना, दो बना और दोनों अरेंज हो गए पॉलीपेप्टाइड, तो उसे हम कहेंगे क्वॉटरनरी।
Two or more polypeptide with their folding and coiling are arranged in respect to each other. जैसे ये कहाँ पे मिलेगा? ह्यूमन हीमोग्लोबिन। मैं बताता हूँ ह्यूमन हीमोग्लोबिन कैसे। देखो ह्यूमन का हीमोग्लोबिन, वहां पे 4 पेप्टाइड चेंज होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारा हीमोग्लोबिन। अब इसमें क्या होती है? 4 साइड होती है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड करने की, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हम किस लिए बोलते हैं ये सब? क्योंकि ये क्वाटरनरी प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखी। सबसे पहले हमने देखी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी सिंगल स्ट्रेट चेन है अमाइनो एसिड की, और उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। जो पहला अमाइनो एसिड होगा उसको बोलेंगे एन टर्मिनल, जो आखिरी अमाइनो एसिड होगा उसको बोलेंगे सी टर्मिनल। उसके बाद हमने देखी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि इसमें जो है फोल्डिंग या कोइलिंग हो जाएगी प्राइमरी चेन में, और फोल्डिंग कोइलिंग होने की वजह से यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये हमें कहाँ देखने को मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर? एक तो हमारे नेल्स में जो फाइब्रस प्रोटीन है, एक हमारे हेयर में जो फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। फिर बात करी टर्शरी की, तो टर्शरी हमें 3D स्ट्रक्चर देती है, ठीक है, और फोल्डेड हो जाती है जैसे एक वुलन बॉल, ठीक। जैसे एग्जांपल दूं तो मैं मायोसिन। फिर मैंने बात करी क्वाटरनरी की, तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक के ऊपर एक, जैसे ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो वहां पे क्या होता है? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देख लो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में दो बनते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। फिर टर्शरी और क्वाटरनरी। ये है वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। और ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है लिखने के लिए क्लास 11th में कि प्रोटीन बताओ, प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताओ, प्रोटीन की स्ट्रक्चर से आप क्या जानते हो ये बताओ, ठीक है। आपको क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तब वापस ये सब रिपीट करना। चलो अब देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सीधी सी बात है, कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वही डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखेंगे अपन पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में अपन क्या देखने वाले हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, काइटिन। तो इंसुलिन के बारे में तो बात कर ही ली, पर ये किसका वो है वो भी तो देखना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्च। स्टार्च स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्टार्च होता है वो स्टोर हाउस होता है एनर्जी का प्लांट में। अगर मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लांट की। तो प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो प्लांट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो स्टार्च की फॉर्म में हो रही है, क्लियर है। अब सेलुलोज की बात करूं तो सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर। अगर ग्लूकोज का पॉलीमर करूं, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेलुलोज। तो सेलुलोज इज नथिंग ग्लूकोज का पॉलीमर। तो सबसे पहले हमने देखा स्टार्च जो कि रिजर्व फूड है, ठीक है। फिर हमने देखा, एक सेकंड में उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक, मार्कर। तो हमने देखा स्टार्च जो है स्टोर हाउस है एनर्जी का प्लांट सेल में या प्लांट टिश्यू में। फिर हमने देखा सेलुलोज जो कि पॉलीमर है ग्लूकोज का। फिर हम देखेंगे ग्लाइकोजन जो कि एक ब्रांच्ड होमोपॉलीमर है, फाउंड एज स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड इन एनिमल। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं प्लांट की, ठीक है, ये प्लांट की, और अगर मैं बात करूं एनिमल की, एनिमल जैसे हम, तो हम में जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है एनर्जी, ठीक है, और प्लांट में जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब जरूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन जो है टूट के हमें ग्लूकोज देता है। तो ग्लाइकोजन कैसे ग्लूकोज में टूटता है ये आप कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है? कि हमें पता है हमारी बॉडी में अगर हमने खाना नहीं खाया, जैसे मान लो आपने खाना नहीं खाया आज, फिर मर थोड़ी ना जाओगे एक दिन खाना नहीं खाओगे तो, ठीक है। हमारी सेल को फिर भी ग्लूकोज तो चाहिए, मेरी ब्रेन सेल को प्रॉपर ग्लूकोज चाहिए, बार बार ग्लूकोज चाहिए उसको काम करने के लिए, और मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो फिर ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो एक दिन में मर थोड़े ना जाओगे आप जिंदा कैसे हो? तो देखो क्या होता है, हमारा लीवर, मान लो हमारा लीवर है, तो ये हमारा लीवर जो है स्टोर करके लगता है ग्लाइकोजन को, ठीक है।
अब जैसे मान लो मैंने खाना नहीं खाया तो ये ग्लाइकोजन जो है टूटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जब ही टूटेगा जब हमें नीड होगी। जब हमने खाना ही नहीं खाया, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है, तो उस दौरान क्या होगा, ये ग्लाइकोजन टूटना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ये ग्लाइकोजन टूटेगा तो फाइनल आपका बन जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनने पर हमारी बॉडी उसे यूज कर लेगी। ठीक है, तो ये होता है जब मैंने खाना नहीं खाया, या जब मैं स्टारवेशन की कंडीशन में हूँ, या मेरी जब तबीयत खराब है, या मैं बेहोश हूँ, या मैं 2 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा हूँ, भगवान ना करे मैं हूँ। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा, हमारा लिवर ग्लाइकोजन रिलीज करेगा, टूटना शुरू होगा ग्लाइकोजन, और ग्लूकोज में टूटेगा। और जैसे ही ग्लूकोज में टूटेगा हमारी सारी सेल ग्लूकोज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी सेल ग्लूकोज ले लेगी। क्लियर हो गया सर? सेलुलोज क्लियर हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च क्लियर हो गया। अब इंसुलिन की बात मैंने करी थी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन पॉलीमर क्या होता है, इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये एक बात बहुत कम जनों को पता होती है, ध्यान रखना। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर। अब अगला देखो, काइटिन। काइटिन क्या होता है? एक काइटिनियस लेयर भी होती है बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर। फंजाई की लेयर जो है काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया की तो नहीं है, बैक्टीरिया की तो पॉलीसेकेराइड वगैरह है। तो फंजाई की लेयर जो है, फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन क्या है? केमिकली मॉडिफाइड शुगर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्रॉम एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। अपन ने एनिमल डाइवर्सिटी में देखा भी था। तो काइटिन क्या है? केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। मतलब ये काइटिन जो है फंजाई की सेल वॉल में मिलता है। तो हमने देखा पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, स्टार्च देखा, सेलुलोज देखा, ग्लाइकोजन देखा, इंसुलिन देखा, काइटिन देखा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एनाबोलिक पाथवे देखेंगे, केटाबोलिक पाथवे देखेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहेंगे एंजाइम। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो एक प्रोटीन से आता है, एक एंजाइम से आता है, बस। ठीक है, तो चलो, मार्कर तो होना ही सही। ठीक है, अब हम देखने वाले एनाबोलिक। तो मैंने 1000 बार बता रखा है आपको कि एनाबोलिक का मतलब होता है सिंथेसिस करना। क्या करना? सिंथेसिस करना। चलो मैं मेरा मार्कर ही ले लेता हूँ, माउस से काम नहीं हो रहा। तो एनाबोलिक का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस करना। ठीक है, बनाना। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली या सेमी प्लेनर। एक सेकंड में बताता हूँ। सबसे पहले हमें पता है कि एनाबोलिक का मतलब होता है बनाना। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ए सिंपलर स्ट्रक्चर विद कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। एनाबोलिज्म मतलब बनना। जैसे प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का मिलके प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाबोलिक पाथवे। वैसे ठीक है, अब देखेंगे केटाबोलिक। केटाबोलिक का मतलब होता है टूटना। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स। देखो, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है बहुत, और इसको तोड़ तोड़ के मैं छोटे छोटे अलग अलग बना दूंगा। तो ये क्या हो गया? ये सिंपल मॉलिक्यूल बन गए। एक कॉम्प्लेक्स है, ये था कॉम्प्लेक्स, और ये बन गए सिंपल मॉलिक्यूल। तो बड़े से छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल बन गए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे केटाबोलिक पाथवे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब मैं इसका कवर हटा दूं, बैटरी हटा दूं, कैमरा हटा दूं, तो माइक्रोफोन हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? ये जो है सिंपल फॉर्म हो गया, और ये जो सब मिला के अगर मैंने बना दिया तो ये क्या हो गया? फॉर्म। तो एनाबोलिक में क्या होता है? जैसे सब अलग अलग था, इसका कैमरा भी अलग था, कवर भी अलग था, तो मैंने सबको जोड़ दिया, तो वो तो हो गया एनाबोलिक। के सिंपल फॉर्म थी और मैंने सबको जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो ये तो हो गया एनाबोलिक। अब केटाबोलिक क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को मेरे को क्या करना है? तोड़ना है। तो इसमें से कैमरा अलग, कवर अलग, माइक्रोफोन अलग, सब अलग अलग, बैटरी अलग। ठीक है, तो ये हो गया केटाबोलिक। केटाबोलिक में तोड़ना है कॉम्प्लेक्स को, और एनाबोलिक में कॉम्प्लेक्स बनाना है। एनाबोलिक का एग्जांपल जैसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलके एक लंबी चेन बना ली प्रोटीन की। मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल कि तोड़ तोड़ के ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदल दिया। देखो, ये रहा, ग्लूकोज को हमने लैक्टिक एसिड में बदल दिया तोड़ तोड़ के। तो एनाबोलिक कैटाबोलिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे एंजाइम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटेलिस्ट होते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको लग रहा है मान लो टाइम 10 मिनट। ठीक है, अपन वेट तो नहीं ना करेंगे यार 10 मिनट में रिएक्शन होगी, 10 मिनट में, इतना टाइम तो रहता नहीं साइंटिस्ट के पास। वो यूज करते हैं कैटलिस्ट।
या एंजाइम्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है और 10 मिनट का काम 1 मिनट में हो जाता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो और भी मैं बताऊं एंजाइम्स के बारे में अच्छे से। हमारी बॉडी में एंजाइम है, और एंजाइम कुछ नहीं प्रोटीन ही होता है। देखो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लगभग लगभग सारे एंजाइम जो है प्रोटीन ही है, पर कुछ को छोड़ के, जैसे राइबोसोम या राइबोजाइम, ये जो है न्यूक्लिक एसिड की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, ठीक। अब देखो यहाँ पर एंजाइम में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। जैसे प्रोटीन में हमने देखी थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, वैसे ही एंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्लियर है। अब देखो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ सर्वाइस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ये एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम में जो ये खाली जगह है, ये वैकेंट साइड है, ये क्या है, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट पे क्या होगा, इसी की शेप का, इस तरह से इसी की शेप का आके अटैच होगा। इसको हम बोलेंगे, जो अटैच हो रहा है इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एक्टिव साइट पे, इसे हम बोलेंगे एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फोर्थ पॉइंट पे, कि एक्टिव साइट पे जो है एंजाइम की आके अटैच होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आके क्या होता है, फिट होता है, ठीक है। और एंजाइम जो है ये खराब हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। अब देखो होता क्या है, जैसे हमें फीवर आ गया, हमारी बॉडी के अंदर काफी एंजाइम है। अब जैसे हमें फीवर आया तो टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी बॉडी का, ठीक है। 37 नॉर्मल रहता है, मान लो 40 डिग्री हो गया। तो इस टाइम क्या होता है कि एंजाइम जो है डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के एंजाइम जो है खत्म होना स्टार्ट होना है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो एंजाइम जो है टेम्परेचर बढ़ने पर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखो, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म लाइव अंडर हाई टेम्परेचर एंड थर्मोस्टेबल, ठीक है। तो एंजाइम जो है कहाँ से आइसोलेट करे थे हमने, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से करे थे, और थर्मोफिलिक मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में मिलने वाला था। अब देखो एंजाइम जो है एक्सेलरेट कर देते हैं रिएक्शन को। मैंने आपको बोला कि एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ये हमने बोला कि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करता है। सारे एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है, ध्यान रखना। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट कौन सा, देखो मैं बता देता हूँ, राइबोजाइम। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको बात कर रखी है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अपन अच्छे से देखेंगे। देखो मैंने बोला आपको कि ये है एंजाइम, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम। अब यहाँ पे क्या अटैच होगा, सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। क्या अटैच होगा, सबस्ट्रेट, जो भी हमारा केमिकल है वो आके अटैच होगा। और ये कौन सी साइट है, ये साइट है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट मतलब वैकेंट साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा। एक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये है एक्टिव। तो एंजाइम में होती है एक्टिव साइट, जैसे मान लो ये एंजाइम है, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, एक्टिव साइट। अब इस पे आके क्या अटैच होगा, ये सबस्ट्रेट इस पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम में देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये एंजाइम है, ठीक है, ई से एंजाइम, ये सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है और एंजाइम और सबस्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे आपको बता रखा है कि एंजाइम पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, ये प्रोडक्ट है। अब अपन देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि एंजाइम को खराब करते हैं। जैसे ये एंजाइम है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, टेम्परेचर है या कुछ भी है, कंसंट्रेशन है, पीएच है, तो कैसे कैसे वो जो है हमारे एंजाइम को खराब करते हैं। चलो देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने में आ सकता है ये 5 नंबर, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है टेम्परेचर। हमने देखा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ज्यादा हमारा एंजाइम जो है खराब हो जाता है। शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम,
एक बीच का एक मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए जो कि एंजाइम के लिए सूटेबल हो। अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा एंजाइम खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा तो सही से काम नहीं करेगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए हमारे एंजाइम के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया तो अच्छे से काम नहीं करेगा। दूसरा देखो, पीएच। एंजाइम फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ पीएच, हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ ऑप्टिमम पीएच। देखो, जो एंजाइम है एक नैरो रेंज पे ही काम करता है, जो पीएच की नैरो रेंज है। अब यहाँ पे रेंज नहीं बता रहे कि आपको कि यहाँ से यहाँ तक, आपको इतना से कह रखा है जो हमारा एंजाइम वो एक नैरो रेंज पे, मतलब थोड़ी सी रेंज पे ही काम करता है। अगर आपने रेंज बढ़ा दी तो दिक्कत, रेंज ज्यादा कम कर दी तो दिक्कत। तो एंजाइम जो है एक नैरो रेंज पे ही काम करता है, एक ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करता है। ठीक है, तो एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, अगर एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी चाहिए आपको तो। अगर इन दोनों में ज्यादा या कम हुआ तो एंजाइम जो है आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, डीनेचर हो जाएगा। थर्ड देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन rises with increase in substrate concentration till it at maximum Vmax। अब देखो यहाँ क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखो यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे शुरू में कुछ भी नहीं है, अभी जीरो मामला चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट ऐड करे जा रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? सबस्ट्रेट। और ये आपका एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट ऐड करता जाऊंगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है, रेट जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट ऐड करते जाऊंगा रेट जो है बढ़ती जा रही है, देख रहे हो आप। जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट बढ़ाता जा रहा हूँ, ये जो रेट है ये बढ़ती जा रही है ग्राफ में, इस तरह से ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। पर एक टाइम पे आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक है, तो शुरू में क्या होगा कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट डालता जाऊंगा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, पर एक टाइम के बाद ये जो है कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह से देखो, जैसे ये ग्राफ है, अब यहाँ से शुरू है तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, पर एक टाइम पे आगे कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी तो इसको यूं चाहिए थी, पर ये क्या हो गई, एक टाइम पे आगे कांस्टेंट हो गई क्योंकि अब नहीं बढ़ सकती। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। The velocity of enzymatic reaction rises with increase in substrate concentration। अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी, एंजाइम की रिएक्शन भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगी। ये जो यहाँ पर मैंने आपको बोला था, एक ग्राफ और बना देता हूँ मैं। आपको मैंने बोला था कि धीरे धीरे चल रहे हैं, 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 और फिर एक बार कांस्टेंट। जो इस रेट पे ये कांस्टेंट आई, इसको हम बोलेंगे वी मैक्स। कि अब इसके बाद और नहीं बढ़ सकता ये ग्राफ, इसके बाद उतनी वेलोसिटी रहेगी, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती रिएक्शन की। तो हमने बोल दिया जैसे ये ग्राफ है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, और फिर ये कांस्टेंट हो गया। तो ये जो पॉइंट है जहां से ये कांस्टेंट हुआ, हम इसको बोलेंगे वी मैक्स, कि ये यहाँ तक बढ़ा, अब इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ सकता, अब ये जो है कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये है इसका वी मैक्स। चाहे आप सबस्ट्रेट ऐड कर लो, अब वी मैक्स आ चुका है, अब नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी, अब नहीं बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताइए। देखो, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ए प्लस बी और बना रहा हूँ सी, और एक रिएक्शन में करा रहा हूँ ए प्लस बी, इसमें भी बना रहा हूँ सी, और ये रिएक्शन में मैं एंजाइम का यूज नहीं कर रहा, और ये रिएक्शन में मैं एंजाइम यूज कर रहा हूँ, और इसमें टाइम जो है फिर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने एंजाइम का यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम लगेगी, जल्दी से एक्टिव हो जाएगा, ये देखो नीचे वाला, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा अगर मैंने एंजाइम का यूज किया। और अगर मैंने एंजाइम का यूज नहीं किया तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी ज्यादा है, देखो देखो ऊपर तक जा रही है और फिर नीचे आ रही है, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी अगर मैंने एंजाइम का यूज नहीं किया तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, अगर मैंने एंजाइम का यूज नहीं किया तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, और अगर मैंने एंजाइम का यूज कर लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम लग रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया, कुछ भी नहीं था, कि अगर एंजाइम का यूज करूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, अगर मैं एंजाइम का यूज नहीं करूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो कम ग्राफ है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लग रही क्योंकि एंजाइम यूज कर लिया, और अगर बड़ा ग्राफ है तो एंजाइम का यूज नहीं हुआ इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है ज्यादा है। अब देखो, एंजाइम इनहिबिशन की बात चल रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि व्हेन द बाइंडिंग ऑफ ए केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। अब देखो क्या हुआ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ।
जैसे मान लो ये मैंने बनाया एंजाइम। अब एंजाइम की ये क्या है, एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, और ये क्या है। अब सबस्ट्रेट कोई ऐसा आके अटैच हो गया, कोई ऐसा सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी ही खत्म हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिशन। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ ए केमिकल, व्हेन द, ये जो केमिकल है और ये जो एक्टिव साइड है एंजाइम की, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ ए केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, अभी एंजाइम एक्टिविटी को बंद कर देगा। केमिकल के बाइंड होने से एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो रही है, उसको हम कह रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन। मतलब कोई भी केमिकल आके बाइंड हो रहा है और बाइंड होने के बाद इस एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जा रही है, उसको हम कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम का हो गया इनहिबिशन। जब भी केमिकल आके अटैच हुआ, ऐसा कोई केमिकल जिसके आके अटैच होने पर एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उसे हम कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन। और जो केमिकल है जो खत्म कर रहा है उसको हम कहेंगे इनहिबिटर, क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है एंजाइम को। अब देखो कॉम्पिटिटिव, थोड़ा ज्यादा जोश में आ जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा लगता है मेरे को कभी। चलो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल विद सबस्ट्रेट्स इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो एंजाइम की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही खराब कर देगा, ऐसा सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा। तो देखो, या तो एक तो सीधा यहाँ आके अटैच हो रहा है, या फिर एक जो है यहाँ आके नहीं कहीं और जाके अटैच हो रहा है, और कहीं और जाके अटैच होने पर भी ये यहाँ पर इस तरह के चेंजेस ला देगा कि अब कोई भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा। तो किसी भी तरह से हमारा एंजाइम जो है खराब हो रहा है, तो वो आएगा एंजाइम इनहिबिशन में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम आपको बता रखा है, हालांकि ये आपके काम के नहीं है, कि आपको कॉलेज में आते हैं मतलब एग्जाम में लिखने को। और अगर आपको एंजाइम आते हैं तो आपको एंजाइम को बताना है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग बताना है, ग्राफ बताना है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताना है। इसमें ही मेरे हिसाब से तो बहुत होता है। फिर भी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मार्कर ऑन कर लेता हूँ मेरा। तो देखो, मार्कर मैंने ऑन कर दिया। अब अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में आपको बता रखा है ऑक्सीडो रिडक्टेस, या फिर आप इसको बोल लो डिहाइड्रोजिनेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलेस, लाइएस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पुराने लेक्चर में कि एंजाइम के पीछे अपन एएसी लगा देते हैं, जैसे लाइपेस, प्रोटीएस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलाइसेसेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, डिहाइड्रोजिनेसेस। ठीक है, तो इन सब के पीछे एएसी अपन ने लगा रखा है, आप देख सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो एएसी। ठीक है, एएसी 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 एएसी, तो सबके पीछे अपन ने एएसी लगा रखा है। ठीक, अब एक एक का फंक्शन अपन समझते हैं, ध्यान से सुनते जाना। देखो, ऑक्सीडो रिडक्टेस या फिर आप बोल लो डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सब स्टेट या टू सब स्टेट्स में। ये क्या करता है कि कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, अब दूसरा है ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, ट्रांसफर को कैटेलाइज करेगा। देखो नाम से पता लग रहा है, ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर को, कोई भी एक ग्रुप के ट्रांसफर को। जैसे मान लो यहाँ पर दो सबस्ट्रेट है, एक ये सबस्ट्रेट है, एक ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ से कुछ ट्रांसफर करना है मेरे को इसमें, तो वो कौन करेगा, ट्रांसफरेज की मदद से हम करेंगे। ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एक मॉलिक्यूल से, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। तीसरा है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करना किसका, एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का या कार्बन कार्बन बॉन्ड का, किसी भी चीज का हमें अगर तोड़ना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोलाइसिस। ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है, मतलब बढ़ा देता है स्पीड किसकी, हाइड्रोलाइसिस की। तो नाम से पता लग रहा, ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर करना, ऑक्सीडो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन करना, रिडक्शन करना, हाइड्रोलाइसिस मतलब तोड़ना, कहीं भी बॉन्ड को तोड़ना, ईथर को, एस्टर को, पेप्टाइड को, ग्लाइकोसिडिक को, कार्बन कार्बन को तोड़ना। ठीक है, अगला देखो लाइजेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे ग्रुप का। ये रहा मार्कर, ये रहा लाइजेस। लाइजेस में हम क्या करेंगे, कैटेलाइज करेंगे रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिकल अदर देन हाइड्रोलाइसिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे दो सबस्ट्रेट है और मान लो मेरे को यहाँ से कोई ग्रुप रिमूव करना है, कोई बड़ा सबस्ट्रेट है जिसमें एक अच्छा सा ग्रुप है, उसको मैंने रिमूव करना है, तो मैं किसकी मदद लूंगा,
मैं जाऊंगा लाइजेस के पास, मैं बोलूंगा भाई मेरे को ग्रुप रिमूव करना है सबस्ट्रेट में से। बोलेगा ठीक है, मैं हूँ लाइजेस, मैं तेरी मदद कर दूंगा, मैं इस काम में तेरे को कैटेलाइज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। अब अगला देखो, आइसोमरेजेस। ये क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है। क्या करता है, इंटर कन्वर्जन। जैसे ज्योमेट्रिकल, पोजिशनल, आपने देखा होगा ना आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है, और चेन आइसोमर, रिंग आइसोमर। तो ये जितने भी आइसोमर होते हैं, ये सब आइसोमराइजेशन करता कौन है, आइसोमरेजेस। ठीक है। अगला है लाइगेजेस। कहीं भी बायो में अगर आपको दिख जाए लाइगेस या लाइगेजेस, तो इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, फेविक्विक वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। देखो लाइगेजेस में क्या हो रहा है, ये रहा यहाँ पर, कैटालाइज हो रहा है, लिंकिंग हो रही है दो कंपाउंड की। यहाँ पर हम दो कंपाउंड को लिंक कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कोफैक्टर की, कोएंजाइम की और मेटालाइन की। तो मेटालाइन में आपको बता देता हूँ, जैसे बीच का जो सेंटर मेटल एटम होता है उसे हम कहते हैं मेटालाइन। ठीक है। और इसके चारों तरफ होते हैं लिगेंड। क्या होते हैं, लिगेंड। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये बीच का मेटल एटम है। ठीक है। ये जो है, ये एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, एक्सेप्टर, लोन पेयर को लेने वाला, लोन पेयर का एक्सेप्टर। ठीक है। अब ये जो है एक्सेप्टर है, और इधर जो लिगेंड है जो इससे अटैच है, ये मान लो इससे अटैच है। ठीक है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है। तो ये जो भी अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर। और ये अपना लोन पेयर किसको देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल होता है। ठीक है। इस खाली ऑर्बिटल में क्या आते हैं, जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस आते हैं खाली ऑर्बिटल में। तो मेटल आयन कुछ नहीं है, बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, चारों तरफ लिगेंड्स होते हैं। इस तरह से देखो, मैं बता देता हूँ। ये जैसे यहाँ पे देखो, ये मेटल है, तो चारों तरफ क्या होंगे, लिगेंड, लिगेंड। और लिगेंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिनके पास लोन पेयर होता है। और जैसे मान लो ये लोन पेयर है इसके पास, और ये लोन पेयर किसको देगा, मेटल को। मेटल में क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, तो मेटल जो है लोन पेयर ले लेगा। तो इस तरह से। अब कोएंजाइम क्या होते हैं, जो कि एंजाइम को अच्छे से काम करने पर बोले। जैसे मान लो, एक सेकंड, जैसे ट्रांस अमाइनेशन की प्रोसेस है। अब ट्रांस अमाइनेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि कोई भी अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा। ठीक है। अब इस ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप में मान लो कोई एंजाइम काम कर रहा है, ट्रांसफरेज। हमने देखा था, अगर हमें ट्रांसफर कराना है तो ट्रांसफरेज का काम लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है, ट्रांसफरेज। ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक को एंजाइम भी डाल दिया, जैसे मैंने क्या डाला, कौन सा डालू मैं, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, पीएलपी डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो है आपको, आपके एंजाइम को अच्छे से काम करने का बोलेगा कि भाई तू अच्छे से काम कर, मैं हूँ कोएंजाइम, मैं जो हूँ तेरी रेट बढ़ाने आया हूँ। तो कोएंजाइम क्या करता है, सिंपली रेट बढ़ाता है रिएक्शन। और भी कोएंजाइम के आप एग्जांपल देख लो, एनएडीपी कोएंजाइम की तरह काम करता है, एनएडीपी भी काम करता है, पीएलपी पायरिडॉक्सिल फोस्फेट ये भी काम करता है कोएंजाइम की तरह से। ठीक है। तो कोएंजाइम क्लियर है, मेटल आयन क्लियर है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हमें क्लियर है। लास्ट स्लाइड आपकी न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए के बारे में बता रखा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, डीएनए जो है डबल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डबल एंडेड होता है, ऐसे ऐसे फोल्डिंग होती है उसमें। ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी जानते हो, डी ऑक्सी राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये रहा देखो, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए। और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फर्क क्या है कि एक तो डी ऑक्सी वाला है, एक ऑक्सी वाला है, मतलब नॉर्मल है, राइबो वाला है। ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है डीएनए और आरएनए। अब डीएनए के ऊपर एक मॉडल है, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि दिया था वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है। तो डीएनए इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैविंग ए मेजर एंड माइनर ग्रुप। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले इन्होंने कहा दो हेलिकल है यहाँ पर। ठीक है, हेलिक्स से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इस तरह से अरेंज है, ये डीएनए है इस तरह से। ठीक है। अब देखो, दो, दो, सॉरी, टू चेन। ठीक है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है।
टू चेन आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दो चेन जो है वो एंटी पैरेलल है, इस तरह से, ऐसा नहीं कि सीधी सीधी है पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसे एंटी पैरेलल है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है इसमें वो एंटी पैरेलल है ऐसे, ठीक है, हमें दिख भी रहा है, देखो कहाँ गया मार्कर, ये तरह से, ये एक ये है एक ये है, ऐसा तो है नहीं कि सीधी सीधी है, ऐसा तो है नहीं, तो वही सब है जो हमें देख के पता लग रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टू एंटी पैरेलल चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस तरह से अच्छे से बना देता हूँ मैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। और डीएनए में मैंने आपको पहले भी बताया था, ए टी जी सी, ये बेस पेयर होते हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। क्या क्या, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एक बार और बोलो, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ए टी जी सी, ठीक है। और जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं आर मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन एंड फेस इनसाइड, इनसाइड तरफ होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, हमने सबसे पहले देखा न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने देखा दो तरह से, डीएनए, आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो, डीएनए की डीऑक्सीराइबो। डीएनए स्ट्रक्चर जो दिया वो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था। किसका मॉडल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर किसका मॉडल आया था, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आया था। अब ये वॉटसन ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज नहीं है, शेन वॉटसन, ठीक है, अब आपको याद रह जाएगा, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया बस थोड़ा। देखो डीएनए इज राइट हैंडेड, हमने देखा, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें, ठीक है, और एक मेजर और एक माइनर ग्रुप होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये दोनों जो है एंटी पैरेलल चेन होती है। इसमें एडेनिन ए, ये रहा, ठीक है, थाइमिन, ये रहा, साइटोसिन और ग्वानिन, एटीजीसी इसमें मिलता है, ठीक है। और इसकी जो बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर फॉस्फेट और शुगर चेन से। तो ये हमने देखा डीएनए के बारे में। ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, देखो ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, सबसे मिल लो आप, ये एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये डायग्राम इंडिकेटिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये प्राइमरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है एक, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये होता है 5 से उल्टा 3, तो मतलब एक तरफ 5 और 3 है, इसलिए एंटी पैरेलल है। देखो ये ऐसा अगर मैं देखूं, तो इधर 5 है तो इधर 3 है, इधर 5 है तो इधर 3 है, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है, जैसे इधर 5 है तो इधर 3 है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ एक ही तरफ 5 5 एक तरफ 3 3 आएगा, 5 3 5 3 ऐसा है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, एक बार पीपीटी आप सारी देख लेना। अपन ने क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड, फिर लिपिड, फिर नाइट्रोजन बेस, फिर डायग्राम, फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, फिर प्रोटीन के बारे में बात, फिर प्रोटीन को अच्छे से देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, फिर देखा पॉलीसेकेराइड, फिर देखे एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग, ग्राफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, लास्ट में देखा डीएनए। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बायोमोलिक्यूल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, तो लेक्चर को मिस मत करना, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए, जुड़े रहिए शुभम गुप्ता के साथ, और स्पेशली हमारे चैनल एजुग्रोन के साथ। थैंक यू।